अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 12 है, शेल मॉडल। लास्ट वीडियो में हमने दो मॉडल पर बात कर ली थी और नेक्स्ट वीडियो हम जो कलेक्टिव मॉडल होगा उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेल मॉडल जो है, इसको मॉडल ऑफ न्यूक्लियस, इसको हम न्यूक्लियर शेल मॉडल भी कहते हैं। ये जो न्यूक्लियर शेल मॉडल है ये एटॉमिक न्यूक्लियस का एक मॉडल है। ओके, इसमें हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। किस लिए? ताकि जो इनर्जी लेवल्स को हम डिफाइन कर सकें। मतलब एनर्जी लेवल को हम, यानी कि कह सकते हैं कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को, यानी कि शेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस को या न्यूक्लियर मॉडल शेल मॉडल को हम न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम एनर्जी लेवल्स को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें हम पॉली एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है उसको हम यूज़ करते हैं। अब वो प्रिंसिपल क्या है उसको भी हमने डिटेल में कई बार डिस्कस किया हुआ है। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कहते हैं कि जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है इसमें दो बातें होती हैं। पहली बात ये है कि एक सेम ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अगर सेम ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो उनकी स्पिन अपोज एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, एक अप होगी एक डाउन होगी। तो ये मतलब क्या, अब के न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को मुकम्मल स्टडी करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स, न्यूक्लियर शेल मॉडल्स आए। तो सबसे पहला जो शेल मॉडल आया था वो 1932 में आया था। 1932 में सबसे पहले जो शेल था, शेल मॉडल था, इसको इस पर काम किया गया था। और ये किसने किया था? डिमिट्री लेवेनिको, LVANENKO। ओके, इन्होंने काम किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि 1949 में, 1949 में हमारे पास फिजिसिस्ट से, जिनमें एक नाम है हमारे पास है मारिया गोईपर्ट, अल्लाह बेहतर जान इनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, कैसे पढ़ते हैं। एक ये फिजिसिस्ट थे, एक हमारे पास ये थे पॉल विगनर, एक ये फिजिसिस्ट थे। और एक हमारे पास थे जे हैंस, डी जेंसन। ये तीन फिजिसिस्ट थे, इन्होंने यानी कि शेल को, मॉडल को मुकम्मल किया था। अब अगर इस बात करें कि जो हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल स्टडी किया था और जो अब हम शेल मॉडल स्टडी कर रहे हैं, इन दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है? तो फ़र्क ये है कि जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल था उसमें जो न्यूक्लियॉन्स थे, यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स से दो जो पार्टिकल्स थे, वो एक अपने हमसायों से, इर्द गिर्द वाले जो न्यूक्लियॉन्स होते थे, अगर एक न्यूट्रॉन है एक न्यूक्लियस के अंदर तो वो इर्द गिर्द अपने करीबी में जो थे साथी, उनके साथ क्या करते थे, मैच कंटेंट होते थे, इंट्रैक्शन होती थी। लेकिन शेल मॉडल में ऐसा नहीं है। शेल मॉडल ये कहता है कि जब एक मेरे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं। ओके, चलिए हम अजम्पशन पर चलते हैं। पहला अजम्पशन यही था कि जो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, वो इंडिपेंडेंट है। और वो न्यूक्लियस के अंदर सब शेल्स बनाए हुए हैं। जिस तरह ये हम जानते हैं ना कि ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर ये शेल्स हैं, न्यूक्लियस के बाहर KL शेल, M शेल। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर सब शेल्स बनाए होते हैं और उन सब शेल्स में मखसूस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद होती है। पहला अजम्पशन हमारे पास ये है। अब सेकंड ये है, वो यही है कि जो मेरे पास न्यूक्लियर शेल मॉडल में ये यही कहा गया था कि जो न्यूक्लियस के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, पहली बात मैंने बता दी है। दूसरी बात क्या है, वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। पहली बात क्या है कि वो एक शेल में ख़ास ऑर्बिट में मूव करते हैं और उन ख़ास ऑर्बिट में क्या होता है, स्पेसिफिक वैल्यू नंबर होते हैं कि इतने इस सब शेल में, इस सब शेल में, इस सब शेल में कितने प्रोटॉन्स हैं या कितने न्यूट्रॉन्स हैं। सेकंड बात ये है कि जो इंडिपेंडेंट ये मूव करते हैं। ओके, और जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट होती है किसकी वजह से होती है? सेंट्रल पोटेंशियल की वजह से होती है। किसकी वजह से? सेंट्रल पोटेंशियल की वजह से। इसको हम VR से डिनोट करते हैं। और जो ये सेंट्रल पोटेंशियल, ये कौन सी होती है? न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनकी इंटरेक्शन की वजह से सेंट्रल पोटेंशियल यानी कि VR प्रोड्यूस होती है।
और इसी की वजह से जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू शेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस के। ओके हो गया। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियस के अंदर एक शेल है, सब शेल है, ओके, तो अब जो एक हम कहते हैं प्रोटॉन है, प्रोटॉन मूव कर रहा है एक, यानी कि जो इस सब शेल मूव कर रहा है, तो अब इस प्रोटॉन के अलावा जो बाकी बकिया प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स है उनकी इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास ये सेंट्रल पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि जो रिमेनिंग न्यूक्लियॉन्स हैं उसको हम E-1 से डिनोट करते हैं कि इसकी वजह से जो सेंट्रल पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि एक माइनस क्यों किया, एक वो माइनस किया जो ये प्रोटॉन मूव कर रहा है, ओके। जो बाकी न्यूक्लियॉन्स हैं, जो अदर न्यूक्लियॉन्स हैं, उस उनमें से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इसकी वजह से, यानी कि जो इसके अलावा जो अदर न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स हैं, उनकी इंटरेक्शन की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उसको हम सेंट्रल पोटेंशियल VR से डिनोट करते हैं। और इसी VR की वजह से जो मेरे पास होते हैं न्यूक्लियॉन्स, आप न्यूक्लियस के अंदर वो इंडिपेंडेंट मूव कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट इसमें बात यह है कि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उनके पास अपना स्पेसिफिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ओके। अब स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के इसको हमने कई मरतबा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अब नेक्स्ट ये है कि इसमें ये है, नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि जो हमारे पास एवरेज सेंट्रल पोटेंशियल होगी, यानी कि जो इसकी एवरेज सेंट्रल पोटेंशियल होगा वो एक स्क्वायर वेल की तरह का होता है, स्क्वायर वेल। अब इस स्क्वायर वेल को हमने क्वांटम मैकेनिक्स 1 में भी और क्वांटम मैकेनिक्स 2 में भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ओके। आप रिसर्च कर सकते हैं स्क्वायर वेल इन क्वांटम मैकेनिक्स बाय पार्क एम एन अकेडमी, ओके। अच्छा जी, अब जो एवरेज होगी न्यूक्लियॉन्स की इंटरेक्शन, जिसको हम इन सिंपल वर्ड सेंट्रल पोटेंशियल की जो एवरेज होगी वो स्क्वायर वेल की तरह की होगी, ओके। और इसी जो मेरे पास होता है स्क्वायर एवरेज सेंट्रल पोटेंशियल को हम ओसिलेटर पोटेंशियल का भी नाम देते हैं। इसी एवरेज जो मेरे पास VR है, एवरेज सेंट्रल पोटेंशियल को ओसिलेटर पोटेंशियल का नाम देते हैं, ओसिलेटर पोटेंशियल का नाम देते हैं, ओके। अब हम ज्यूम करते हैं कि न्यूक्लियॉन्स मूव कर रहे हैं इन एवरेज हार्मोनिक पोटेंशियल कह लें, एवरेज सेंट्रल पोटेंशियल कह लें या एवरेज हार्मोनिक पोटेंशियल कह लें, एक ही बात है, ओके। क्योंकि हमने क्या किया, क्यों इसलिए क्यों कहा, क्योंकि जो सेंट्रल पोटेंशियल जो एवरेज है वो किसके जैसा है, स्क्वायर वेल पोटेंशियल की तरह है। तो अब सेंट्रल पोटेंशियल को हम हार्मोनिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो उसमें हम फार्मूला यूज़ करते हैं VR इक्वल टू 1/2 KR²। हम जानते हैं जो मेरे पास K होता है वो इज इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर होता है। यहाँ K की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 M ओमेगा स्क्वायर R² बन जाएगा। M क्या है इधर हमारे पास, वो मैस है न्यूक्लियॉन का, कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मैस है, जिसको हम M से डिनोट करते हैं। और जो मेरे पास W है, यानी जो ओमेगा है, ये मेरे पास क्या है, ओसिलेटर फ्रीक्वेंसी है, ओके। अच्छा जी, अब ये हमारे पास, अब इसको जो मेरे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि हम जानते हैं जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो हमारे पास ये है, ओके। ये मेरे पास फंक्शन है। अब ये मेरे पास क्या है, वेव फंक्शन है, क्या है, एनर्जी है, और H क्या है, मेरे पास हैमिल्टनियन ऑपरेटर है, ओके हो गया। यानी कि जो मेरे पास बेसिक पर्पस होता है ना इसका, वो क्या होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, कि ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिफाइन करता है स्पेस में, टाइम में, ये इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, H²/2m v, ये मेरे पास इक्वेशन बन चुकी है, ओके। ये मेरे पास क्या है, वेव फंक्शन एनर्जी है। अब ये मेरे पास हैमिल्टोनियन है, वो इधर हमने ऑपरेटर यूज़ कर लिया, ओके। तो इसको इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है। अब इसको हम इस तरह v है तो v की वैल्यू ये है, तो अब इसकी वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं, -H² 2m स्क्वायर प्लस 1/2 KR², वेव फंक्शन इज इक्वल टू एनर्जी वेव फंक्शन, ये मेरे पास है, ओके। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, /2m स्क्वायर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर R², ओके, इज इक्वल टू एनर्जी Y,
यानी कि हमारे पास वेव फंक्शन है। ओके, तो ये हमने इक्वेशन लिख लिया। अब इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखने लगे हैं, वो हमारे पास ये आएगी n+3/2। ये हमने क्वांटम मैकेनिक्स 1 में किया हुआ है जी। अच्छा, ये अब n हमें क्या शो कर रहा है, ये मेरे पास ऑसिलेटर क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या होती है 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन होती है। ओके, तो अब अगर इधर हम n की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि जो मेरे पास प्रोटॉन या जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर डिस्क्रीट शेल्स में, डिस्क्रीट सब सेल में मूव कर रहे हैं, हमें ये होता है। और ये इक्वेशन हमें ये भी बताती है कि तमाम एनर्जी स्टेट्स जो हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल में है, यानी कि इस मॉडल में है, वो इक्वली स्पेस्ड हैं। कि जो एनर्जी स्टेट्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो तमाम के अंदर जो एनर्जी लेवल्स है, एनर्जी स्टेट्स हैं, वो क्या हैं, इक्वली स्पेस्ड हैं, इक्वली स्पेस्ड हैं। अब इक्वली स्पेस्ड का मतलब क्या है, इसको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ओके, तो इक्वली स्पेस्ड का मतलब ये है, ये देखें हमारे पास ये क्या है, लोअर है, ये हायर है, ये उससे हायर है, ये उससे हायर, ये उससे हायर। यहाँ वैल्यू क्या है, ये n0 है, n1 है, n2, n3, n4। ओके, यहाँ जो एनर्जी की वैल्यू है E0 वो इक्वल टू 0 है। यहाँ E1 इक्वल टू एच कट ओमेगा है, यहाँ E2 इक्वल टू 2 एच कट ओमेगा है, एंड 3 एच कट ओमेगा, 4 एच कट ओमेगा। ओके, इससे रिलेटेड मोमेंटम को हम लिखते हैं, खैर वो अलग डिटेल है। ओके, तो अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास बात ये है कि तो ये था हमारे पास शेल मॉडल के जो शेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस है उसके मुतलिक ये हमने अब डिफाइन किया।